2022, a nation on the brink. Streets once filled with routine life now echo with anger and desperation. Millions rising against power, demanding answers, demanding survival. What began as fuel shortages soon ignited into one of the largest people's uprisings in Sri Lanka's history. Protesters storming palaces, voices breaking decades of silence. The world watched as a nation's cry for justice shook the very seat of power. Two years later, in Dhaka, 2024, the roar echoed again. What started as a student cry spread into a nationwide uprising. Tear gas, barricades, and burning streets. Thousands marched on the Prime Minister's residence, forcing their way in, scattering papers, breaking walls, looting what once seemed untouchable. The world watched as the voices of the people shook the very foundations of power. देखिए, नेपाल में काफी समय तक मोनार्की सिस्टम रही है, वही जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है। और अभी 2008 में ही नेपाल में कंप्लीट तरीके से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई है। और ये जो डेमोक्रेसी है, इसको लेकर नेपाल में पहली पहल 1959 में होती है, जब नेपाल के राजा महेंद्र पहली बार देश में डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाते हैं। और नेपाल की जो कांग्रेस पार्टी होती है वो जीत कर आती है और पहले प्रधानमंत्री बनते हैं बीपी कोइराला। पर ये जो नई सिस्टम बनाई गई थी, ये ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। और अगले ही साल 1960 के दिसंबर के समय में ये जो राजा महेंद्र होते हैं, ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस करवा देते हैं और जितने भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं उसको जेल में डलवा देते हैं। और फिर जाकर 1962 में एक पंचायती सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं। उसी प्रकार से जैसे गांव में होता है, पंच होती है, कोई भी मुद्दा आता है तो उस पर डिस्कशन होती है, रिजल्ट निकाला जाता है, लेकिन जो लास्ट डिसीजन होता है वो सरपंच का ही होता है। उसी प्रकार इसमें जो मेजर पावर थी वो राजा के हाथों में थी। और अगले 30 सालों के लिए सब कुछ ऐसा ही चलता है। लेकिन 1990 में पहला जन आंदोलन होता है। इसकी शुरुआत फरवरी 1990 में होती है। जितने भी नेपाल के पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जितने भी पार्टी के नेपाली समर्थक होते हैं, ये एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की मांग करते हैं। बेसिकली जो मेजर पार्टीज थी उसमें एक तो नेपाल की कांग्रेस पार्टी, नेपाली कांग्रेस होती है, और दूसरी लेफ्ट विंग की जितनी भी पार्टी होती है वो एक साथ यूनाइट होकर यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट बनाती है। और अभी जो पार्टी पावर में थी वो इसी यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट से निकली हुई कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसे वहाँ की जनता ने अभी उखाड़ फेंका है। ये जो पहली जन आंदोलन होती है, इसमें काफ़ी वायलेंस होता है, दर्जनों लोग मारे भी जाते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं वो पीछे नहीं हटते। तो इसके रिजल्ट में उस टाइम के जो राजा होते हैं, राजा वीरेंद्र, वो पॉलिटिकल पार्टीज में लगाई हुई बैन को हटा देते हैं। फिर जाकर 1990 में नेपाल की पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनती है। पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक तो नहीं कह सकते, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है। इसमें यह था कि जो राजघराने की पावर होते हैं उसे थोड़ा लिमिट कर लोगों के उनके फंडामेंटल राइट्स दिए गए। लेकिन अभी जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो राजा ही होते हैं। लेकिन 2001 में जाकर एक बहुत बड़ी शॉकिंग इवेंट हो जाती है। जो राजा वीरेंद्र के बेटे होते हैं, राजकुमार दीपेंद्र, अपने पिता राजा वीरेंद्र, माँ रानी ऐश्वर्या और भी 8 फैमिली मेंबर को मार देते हैं। और इन सबको मारने के बाद खुद अपनी भी जान ले लेते हैं। फिर जाकर राजा वीरेंद्र के जो भाई होते हैं, ज्ञानेंद्र, वो राजगद्दी पे बैठते हैं। लेकिन फिर जाकर 2005 में ये जो राजा ज्ञानेंद्र होते हैं, वहाँ के गवर्नमेंट को डिसमिस कर इमरजेंसी लगा देते हैं और डायरेक्ट रूल करने लगते हैं। इस चीज को लेकर फिर से सारी पॉलिटिकल पार्टी भड़क जाते हैं। फिर 2006 में जाकर 7 मेजर पार्टी मिलकर एक अलायंस बनाते हैं, 7 पार्टी अलायंस। और फिर दूसरा जन आंदोलन होता है। जो राजा होते हैं फिर से स्टेप डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार चीजें हाथ से निकल जाती हैं। और फिर जाकर मई 28, 2008 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वोटिंग होती है और 560 वोट मोनार्की के खिलाफ में जाती है और मात्र 4 वोट उसके सपोर्ट में आती है। और फिर जाकर मई 29 को नेपाल में कंप्लीट डेमोक्रेसी सेटअप होती है। देश में ऑफिशियली डेमोक्रेसी तो आ जाता है, लेकिन चीजें उतनी इंप्रूव होती नहीं है। 17 साल हो चुके हैं देश को डेमोक्रेटिक हुए, और इन 17 सालों में 13 गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है और एक भी पीएम अपना फुल टर्म कंप्लीट कर नहीं पाया है। बस वही 3 लीडर्स हैं, बार बार रोटेट होते रहते हैं। अब थोड़ी करंट सिचुएशन में आते हैं। अगस्त 28 को नेपाल की गवर्नमेंट एक नोटिस इशू करती है जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके लिए। सरकार की ये डिमांड थी कि जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं, इसे सरकार की मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ रजिस्टर करनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। गवर्नमेंट मेनली यह चाह रही थी कि ये जो फेक न्यूज होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स होती है, ये जो हेट स्पीच सोशल मीडिया में सर्कुलेट होती है, इस पे कंट्रोल किया जा सके। और इस चीज के लिए नेपाल की सरकार 7 दिनों का समय देती है कंपनीज को।
मतलब कि 3 सितंबर तक। लेकिन उसी टाइम सोशल मीडिया में कुछ हैशटैग्स बहुत वायरल हो रहे थे। हैशटैग नेपो किड्स, हैशटैग पॉलिटिशियन नेपो बेबी नेपाल। इस तरह के हैशटैग के साथ जो मिनिस्टर के बच्चे होते हैं उनकी लेविश लाइफ, लग्जूरियस वेकेशन, इन सब की फोटो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म में बहुत ही भारी मात्रा में पोस्ट और शेयर्स होने लगती हैं। जब इन मिनिस्टर्स की सैलरी 50-60 हजार रुपए हैं तो उनके बच्चे गुची और लुई विटॉन की बैग कैसे अफोर्ड कर रहे हैं। इंटरनेट पर यह सब चल ही रहा होता है, तब तक रजिस्ट्रेशन करने की डेडलाइन आ जाती है और ज्यादातर कंपनी इस चीज को सीरियस लेती नहीं है। तो 4 सितंबर आते ही सरकार 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा देती है, जिसमें से ज्यादातर ऐप तो अमेरिकन होती है, लेकिन एक चाइनीज ऐप भी होती है, वीचैट। नेपाल की लगभग 14% आबादी नेपाल से बाहर किसी और देश में काम करने के लिए रहती है और इस तरह के सिचुएशन में सोशल मीडिया बंद हो जाती है तो बाहर काम करने वाले व्यक्ति के लिए अपने परिवार से कनेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज के टाइम में बहुत से बिजनेस और उसकी मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू ही होती है। और जैसे ही सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाया जाता है, एक VPN प्रोवाइडर ऐप है फोटोन VPN, इसके साइन अप्स 8000% से बढ़ जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, देश में करप्शन है, हर 5 में से 1 यूथ बेरोजगार है और आज के टाइम में सोशल मीडिया के थ्रू लोग फ्रीली अपने थॉट्स लाखों लोगों तक पहुंचा देते हैं और इस चीज पर बैन लगा देना, ये चीज वहां के यूथ को फ्रस्ट्रेट कर गई। देखिए, सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन 4 सितंबर को लगाई जाती है और पहली प्रोटेस्ट 8 सितंबर को होती है। ये 4 से 8 सितंबर के बीच इन 4 दिनों में एक डिस्कॉर्ड सर्वर में 1,45,000 लोग जुड़ते हैं। ये जो डिस्कॉर्ड सर्वर होती है, ये हामी नेपाल नाम की एक NGO की होती है। ये NGO 2015 में बनाई गई थी, जब नेपाल में भूकंप आया था, तभी हेल्पिंग वर्क के लिए इस NGO को बनाया गया था। और इस डिस्कॉर्ड सर्वर में सब कुछ डिस्कस होता है कि कैसे प्रोटेस्ट करना है, बैनर का थीम क्या होगा। एक पीसफुल प्रोटेस्ट होने वाला था तो स्टूडेंट को यूनिफॉर्म और बैग के साथ आने को बोला जाता है और इसे जो लीड कर रहे थे उसका नाम था अनिल बनिया। इन्होंने काठमांडू के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से एक ऑफिशियल परमिशन भी लेते हैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। और बाद में इस NGO का कहना था कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट तो चल ही रहा था, लेकिन बाहर के कुछ लोग इसे हाईजैक कर लेते हैं और ये प्रोटेस्ट एक वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और 8 सितंबर की सुबह 9 बजे काठमांडू के मातीघर मंडला नाम की एक जगह है, वहां से एक पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू होता है। हजारों लोग एक जगह पर आ जाते हैं और ये लोग मूव कर रहे होते हैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग की तरफ। उसमें से कुछ बच्चे स्कूल और कॉलेज के ड्रेस में होते हैं और 1-2 तो जैपनीज एनिमे वन पीस की पायरेट वाली फ्लैग लेकर आ जाता है। ये आपने अभी इंडोनेशिया और फ्रांस वाले प्रोटेस्ट में भी देखा होगा। लोग पार्लियामेंट के बाहर पहुंचते हैं, वहां नारे लगाते हैं, लेकिन उसी बीच कुछ लोग पार्लियामेंट्स के जो बैरिकेड्स होते हैं उसे तोड़ देते हैं और एक जन तो पार्लियामेंट्स की जो CCTV कैमरास होती हैं उस पर पत्थर मार देता है और जो भीड़ है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जो पुलिस वहां पर होते हैं वो वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोग वही टीयर गैस उठाकर पार्लियामेंट की बिल्डिंग की तरफ फेंकने लगते हैं। जो पुलिस थी वहां पर उन पे पत्थर फेंकने लगते हैं। उसके रिस्पांस में पुलिस रबर बुलेट का इस्तेमाल करती है, लेकिन भीड़ फिर भी कंट्रोल में नहीं आती है तो पुलिस को ओपन फायरिंग करनी पड़ती है और उसमें 19 लोग मारे जाते हैं। और इन सब के बीच एक 12 साल की बच्ची की मौत हो जाती है और शाम के 7 बजे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कर्फ्यू इशू कर देती है और शाम के 7 बजे से काठमांडू और नेपाल के और भी जगह में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। और 8 बजे शाम में नेशनल टेलीविजन पर आकर नेपाल के होम मिनिस्टर रमेश लेखक रिजाइन कर देते हैं। 9 सितंबर की सुबह लोग फिर से सड़कों में उतर आते हैं और लगभग सुबह के 7 बजे लोग बहुत सारे जेल तोड़ देते हैं और लगभग 15,000 कैदी जेल से भाग जाते हैं और सड़क पर पूरी तरीके से क्योस मची हुई होती है। यहाँ आग लगी हुई है, लोग वहाँ गाड़ी तोड़ रहे हैं। और इन सब के बीच 10:30 बजे के आसपास नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली रिजाइन कर वहाँ से निकल जाते हैं। इनके साथ साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के 21 MP, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सारे MP रिजाइन कर देते हैं। मिनिस्टर्स के घर, प्राइम मिनिस्टर के घर, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में भी आग लगा दिया जाता है। डिप्टी PM को रोड में दौड़ा कर मारा जाता है। एक्स PM के घर में भी आग लगा दिया जाता है, जिस कारण से उनकी वाइफ की जलने से मौत हो जाती है। ये पार्लियामेंट के कॉरिडोर के अंदर के कुछ दृश्य हैं, देखिए आप। होती है बस कुछ जरूरत की दुकान, सब्जी और राशन की खुली हुई होती है और 12 तारीख को डे कर्फ्यू हटा दिया जाता है। और इस पूरे डिस्ट्रक्शन में 1300 से ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं और 51 लोग मारे जाते हैं और 20,000 करोड़ से ज्यादा नेपाली रुपया का नुकसान होता है। अभी की करंट सिचुएशन यह है कि सुशीला कर्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है और नेपाल की अगली जनरल इलेक्शन